प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य और उसकी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह। और इसी पीयूष प्रवाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जो इस वर्ष आपके कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है, संशोधित पाठ्यक्रम में है, राजस्थान के गौरव। और उसी राजस्थान के गौरव के तहत आज अपन देखते हैं पूज्य गोविंद गुरु। राजस्थान में वैसे तो बहुत सारे वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, संत हुए हैं, संत और सूरमा की ये धरती रही है। पर यहाँ पर अनेकों अनेक ऐसे वीर हुए हैं, बहादुर हुए हैं और इन बहादुरों की कोई जात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बहादुर राजपूत जाति में ही होंगे या बहादुर जाट जाति में ही होंगे। अनेक जाति में, हर जाति के अंदर कोई न कोई योद्धा पैदा हुए हैं, कोई न कोई अच्छे समाज सेवी पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज को दिशा दी है। ऐसे ही एक समाज सेवी थे गुरु गोविंद, जिन्हें गोविंद गुरु के नाम से मशहूर है। आइए इनके बारे में अपन देखते हैं। आपने देखा होगा जब अपना देश आज़ाद हुआ था, 1947 से, तो उससे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था। और वास्तव में राज यदि अपन कहें तो अंग्रेज़ों का तो नाम मात्र राज था, क्योंकि अंग्रेज़ तो दिल्ली में थे, जयपुर में थे। वास्तविक रूप से गांवों के अंदर किसका राज था? सामंतों का राज था, स्थानीय ठाकुरों का राज था, जागीरदारों का राज था। तो 20 दिसंबर 1858, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। 20 दिसंबर 1858। और राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर, राजस्थान का यदि आपने नक्शा देखा हो तो इस प्रकार ये राजस्थान का नक्शा होता है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर यहां पर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। कौन कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये बिल्कुल आदिवासी इलाका है, जनजाति लोग रहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर शिक्षा की कमी और वो मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए। आज आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी काफ़ी संख्या में वहाँ पर कमियां हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी विकास नहीं हुआ है। तो देखिए आप 1947 के आसपास जब देश आज़ाद था तो उन लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। अंधविश्वास में डूबे हुए थे, अशिक्षा से ग्रसित थे और तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां वहां पर थी। और जितने भी जागीरदार थे, सामंत थे, वो उनका क्या करते थे? शोषण करते थे। तो ऐसे में 20 दिसंबर 1858 को बांसिया एक छोटा सा गांव है। क्या नाम है गांव का? बांसिया। और ये बांसिया जो है किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। बांसिया किस जिले में है? ये डूंगरपुर जिले के अंदर आया हुआ है, यहां पर राजस्थान के अंदर। तो गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858, बांसिया डूंगरपुर। बांसिया बिल्कुल याद रह जाएगा। कहां पर हुआ था जन्म? बांसिया डूंगरपुर। पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा एक था। अब ये अलग अलग जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और पूरा का पूरा आदिवासी इलाका है। इस इलाके के अंदर अब एक तो देखिए आदिवासी, और इस पर भी ये जो गोविंद गुरु थे बंजारा परिवार के थे। बंजारा, इनको बंजारा भी कहते हैं, अपनी भाषा में इनको बंजारा भी कहते हैं। तो अब देखिए बंजारा कौन होते हैं मालूम है आपको? बताइए कौन होते हैं? घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आजकल तो नहीं है, पुराने जमाने में के अंदर गधों के ऊपर सामान लादकर एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, ठीक है नहीं, मांग कर खाना। और छोटा बड़ा कोई काम हो तो करना। ये गठिया वगैरह होती थी ना, अपने चक्की पीसने, आटा पीसने की गठिया, वो गठियों की टंचाई का काम करते थे। नमक वगैरह बेचा करते थे, लूण बेचते थे, खड्डी बेचते थे। तो ऐसी स्थिति थी उन बंजारों की, यानी बहुत ही पिछड़ा। शिकार करना, मांस मदिरा का सेवन करना, लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना, पूरे अनपढ़, और किसी अच्छे आदमी को देखते उसे लड़ाई झगड़ा करना,
पक्षी को देखते ही मार देना और मार कर वहीं हाथों हाथ, जैसे कोई वो मक्का खाता है ना, वैसे किसी पक्षी को खा लेता है ऐसे कर। तो इस प्रकार की आदिवासी ये जाति थी, अब नहीं है। ऐसे लोग थे, ऐसे परिवार में, जो बंजारे परिवार में थे, गोविंद का जन्म हुआ था। तो गोविंद जी का जन्म आपको मालूम पड़ जाएगा कहां पर, वापस बोलिए एक बार फटाफट। बांसिया, डूंगरपुर, बंजारा परिवार। बांसिया, डूंगरपुर और बंजारा परिवार। और तारीख 20 दिसंबर। अब आप देखिए, आदिवासी परिवार में, और 1858 में देश जब आज़ाद हुआ ही था, ताज़ा ताज़ा, और कहने को आज़ाद था, बाकी गांव में तो वही सामंतों की सरकार थी, राजाओं की सरकार थी, ठाकुरों की सरकार थी, उन्हीं की चलती थी ना। तो उनके ऊपर खूब सारा अत्याचार होते थे, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। 1880 में 1880 में ये जो थे गोविंद गुरु, ये जब इन्होंने ये स्थिति देखी समाज की, कह दो कि भाई पूरा का पूरा जितने भी लोग होते हैं सब के सब बुरे थोड़ी होते हैं। कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि यार हम ऐसे कब तक रहेंगे, कैसे ये अनपढ़ हम कैसे कब तक रहेंगे, और ये हमारे साथ छुआछूत क्यों होती है, हमारे साथ भेदभाव क्यों होते हैं, ब्राह्मण ऐसे क्यों होते हैं, राजपूत ऐसे क्यों होते हैं, बनिया ऐसे क्यों होते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं, ये काम हम क्यों नहीं कर सकते। ये सारी बातें गोविंद गुरु के दिमाग में आती थी, पर उनको कोई रास्ता मिलता नहीं था। उस समय शिक्षा दीक्षा भी नहीं थी, स्कूलें भी नहीं थी। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती, पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था, और स्वामी दयानंद सरस्वती पूरे भारत के अंदर अलग जगाने का काम कर रहे थे। जो स्वामी जी गांव गांव घूमते और लोगों को जागृत कर रहे थे, लोगों को क्या कर रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे। तो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब भ्रमण करते हुए उस इलाके के अंदर गए, क्योंकि समाज सुधार की आवश्यकता कहां पड़ती है, जहां कमजोर लोग हैं, जिनको सुधारने की जरूरत है। तो हमारे जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, तो वो वहां का दौरा करते थे। तो 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती इनके गांव में, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में निकले जन जागरण हेतु, समाज सेवा हेतु, लोगों को समझाने हेतु। तो जब गए, उस दौरान ये जो गोविंद गुरु हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आ गए। 3 महीने तक इनके साथ रहे। कितने साथ रहे? 3 महीने तक। आप भी आज भी देखो, अपने गांव में कोई बढ़िया महाराज आ जावे और अच्छा प्रवचन देवे तो कहीं करा भाई सुबह शाम जाओ शुरू कर दा कि चलो महाराज के थोड़ा 2 मिनट बातें करा, करते ही नहीं करते। तो उस समय जब बिल्कुल अशिक्षा थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब उनका बहुत बड़ा नाम था और उस क्षेत्र में आए, तो गोविंद गुरु 3 महीने तक उनके संपर्क में रहे। और जब 3 महीने उनके संपर्क में रहे, तो गोविंद गुरु को एक अपनी दिशा मिली, उनके अंदर समाज सेवा की जागृति मिली, समाज सेवा की सोच बदली। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको समझाया कि तुम्हें समाज को आगे बढ़ाना है, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, ये छोड़ो मांस मदिरा खाना पीना, तुम भी ईश्वर को याद करो, भजन करो, और प्राणी मात्र सभी बराबर है, सभी जातियां बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यानी जितनी भी अशिक्षा थी उसको भी दूर करने का प्रयास किया गया। जो छुआछूत थी उसके विरुद्ध भी स्वामी जी ने एक आंदोलन उठाया हुआ था, और गोविंद गुरु यही चाहते थे कि हमारे साथ ये छुआछूत कब खत्म होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब स्वामी जी के साथ में संपर्क में आए, स्वामी जी के संपर्क में गोविंद गुरु आए, तो उनके अंदर एक नए संस्कारों का विकास हुआ, नए संस्कारों का विकास हुआ। उनको लगा कि हाँ, मैं भी जाकर मंदिर के अंदर पूजा कर सकता हूँ, मुझे भी आरती करने का हक है, मुझे भी पूजा करने का हक है, मुझे भी हवन करने का हक है। ये सारी बातें उनके दिमाग में चलने लगी, और वो खुद आगे बढ़कर चढ़कर उसमें भाग लेने लगे। ठीक है। और ऐसी अवस्था में जब 1880 के अंदर जब स्वामी जी के संपर्क में थे, उसके बाद में गोविंद गुरु जी वो 3 साल तक तैयार रहे, और 1883 में 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संप सभा की स्थापना की। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। इधर देखिए आप। तो जब संप सभा की स्थापना की, संप सभा का मतलब होता है जितने भी आदिवासी थे उन्होंने आदिवासियों का एक सम्मेलन बुलाया। आदिवासियों का क्या बुलाया? सम्मेलन बुलाया। भाई कोई भी चीज़ होती है तो अपने पहले जाति के लोग से भी संपर्क होता है।
वो उनको ही समझाया जाता है। तो आदिवासियों का, आदिवासी और वनवासी, क्योंकि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा वनवासी क्षेत्र है, जंगल है वहाँ पर, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली की कंदराएँ हैं, अरावली के घने जंगल हैं। तो वो वनवासी लोग, क्योंकि वनवासी का क्या है, जंगल में जो मिला खाया, जहाँ मिला खाया, जैसा मिला खाया और गुजरा हो गया और ज़िंदगी निकल गई। तो उन वनवासियों को और आदिवासियों का उन्होंने सम्मेलन बुलाया और वहीं पर उन्होंने संप सभा की स्थापना की। और ये जो संप सभा की स्थापना हुई, ये हुई थी मानगढ़। कहाँ पर हुई थी? मानगढ़ की पहाड़ी पर। और ये मानगढ़ की जो पहाड़ी है ये आया हुआ है बांसवाड़ा में। कहाँ पर आई हुई है भाई? बांसवाड़ा में। मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा पास पास में ही थे, यूं समझो आप इसको। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा पास पास में ही थे। मान लीजिए यहाँ पर थे तो थोड़ा, जैसे कई बार अपन भी जाते हैं ना 10-20 किलोमीटर इलाके के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर मानगढ़ की पहाड़ी और उस पहाड़ी के ऊपर शंकर भगवान का स्थान, शिव जी का स्थान। ज़्यादातर लोग कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में मिलते हैं, है ना। लोगों को इकट्ठा करना हो तो फलाना मंदिर में आई जो भाई, वहाँ शामिल होंगे, करते हैं ना। तो मंदिर में क्या धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती है। तो वहाँ पर एक मंदिर था और मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर, विशाल पहाड़ी थी मानगढ़ की, आज भी है मानगढ़ की विशाल पहाड़ी। उस पहाड़ी के ऊपर सभी लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। आदिवासियों का एक संगठन बनाया, जनजातियों का, वनवासियों का एक संगठन बनाया। उन लोगों को बताया कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें जागीरदारों से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें कोई छुआछूत करे तो तुम उसका प्रतिकार करो, हम सभी बराबर हैं, हम सभी संगठित रहेंगे तो हमारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें किसने समझाई? गोविंद गुरु ने। और अब तक इनका नाम था गोविंद, अब वो क्या बन गए? गुरु बन गए। अब वो क्या बन गए? गुरु बन गए। जैसे ही उन्होंने संप सभा की स्थापना की, वो गोविंद गुरु कहलाने लगे। तो गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की। संप सभा न केवल आपकी 12वीं में, आपके कंपटीशन की परीक्षाओं के अंदर आप जब जब भी जाएंगे, चाहे रीट का हो, चाहे एसटीसी का हो, चाहे बीएड का हो, चाहे क्लर्क का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, संप सभा आपके परीक्षा के अंदर आएगी। संप सभा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, संप सभा की स्थापना मानगढ़ की पहाड़ी पर की गई और गोविंद गुरु द्वारा की गई। किसकी प्रेरणा से की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से की गई। और किस सन की गई? 1883। और ये जो दिवस था, जिस दिन ये हुआ, माघ की पूर्णिमा थी। कौन सी पूर्णिमा थी? माघ माह की पूर्णिमा थी। माघ की पूर्णिमा थी, उस दिन ये संप सभा की स्थापना हुई। ठीक है। अब जब माह की पूर्णिमा हो गई, अब देखिए कोई भी काम होता है तो लोगों के अंदर यहाँ पर एनिवर्सरी मनाने का बड़ा चाव होता है कि इसकी वार्षिकी मनाई जाए, हैं, इसका बर्थडे मनाया जाए। तो ये माघ की पूर्णिमा को फिर प्रतिवर्ष संप सभा की बैठक होने लगी। आदिवासियों का मेला लगने लगा, आदिवासियों का मेला लगने लगा, आदिवासियों की बैठक होने लगी, आदिवासियों की मीटिंगें होने लगी। कौन करते थे? गोविंद गुरु। यानी 1883 से जब शुरू हुई तो प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मानगढ़ की विशाल पहाड़ी के ऊपर विशाल मेला भरता था, विशाल जनसभा होती थी। वहाँ पर आदिवासियों की समस्याओं की बातें होती थी, आदिवासियों को जगाने का काम होता था, मुख्य धारा से जोड़ने का काम होता था। प्रतिवर्ष कहाँ पर होता था? मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर। ये मानगढ़ कहाँ आया हुआ है? मानगढ़ कहाँ आया हुआ है? ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं। ये काम प्रतिवर्ष चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो आप देखिए, जो आदिवासी हमेशा के लिए बेगारी करते थे लोगों की, लोगों का काम करते थे, लोगों के यहाँ पर घर में झाड़ू पोछा करते थे, लोगों के यहाँ पर खेतों में काम करते थे, बिना पैसे हो, बेगार प्रथा थी उस समय, बिना पैसे। आप पूरे दिन काम करो और खाना अपने घर जाके खाओ, ये स्थितियाँ थी। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब जन जागृति आती है, लोगों के अंदर जागृति आ गई कि बेगार नहीं करना, लाग बाग नहीं चुकाना, बिना पैसे कोई काम नहीं करना, कोई छुआछूत करे तो उसका संगठित रूप से उसका विरोध करना। तो ये बातें जब समाज में आदिवासियों ने की, तो जो शासक वर्ग था, जो सामंत लोग थे, जो वहाँ के ठाकुर लोग थे,
जागीरदार लोग थे, उनको अच्छा लगेगा क्या? और उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आज भी नहीं लगे। आज भी गांव में देखो आप कि माँ जागीरदार आसान बेटे को दूजा जाति वाला बोलो तो कहीं परेशानियां होती कि नहीं होती है? जब आज ये है आज़ादी के 70 साल बाद में, तो उस समय 1857 में और 1880 में, तो आज से मतलब 70-80 साल पहले, 70-80 क्या, आज से करीब ये 100 साल पहले बहुत विकट स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर तमाम सामंत, ठाकुर, जागीरदार कौम, ब्राह्मण, ये सारे लोग इनके विरोधी हो गए। किसके? गोविंद गुरु के। ये आदमी इनको भड़काता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इस प्रकार चलता गया, वो नाराज होते गए। और एक बार 17/11/1913 यानी 17 नवंबर 1913 याद रखिए तारीख, 17 नवंबर 1913। इस दिन वही माघ की पूर्णिमा थी, रात का समय था और बढ़िया मीटिंग चल रही थी उनकी, और दिन भर मेला था और ये मीटिंग चल रही थी। आदिवासियों का ये भजन कीर्तन वगैरह ये सब चलते थे, भजन कीर्तन हवन ये सब चल रहे थे। तो ऐसी अवस्था के अंदर मानगढ़ की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी को वहाँ के स्थानीय सामंतों ने, किसने? स्थानीय सामंतों ने और अंग्रेज सेना ने चारों ओर से घेर कर, ठाकुर, स्थानीय जागीरदार, वो जो नाराज थे, इन्होंने पूरी मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर चारों ओर से गोलियां चलाना शुरू कर दी। किन लोगों के ऊपर? गोविंद गुरु, आदिवासी, वनवासी, वो उस इलाके के जो आदिवासी और वनवासी लोग थे, जनजाति के लोग थे, जिनका कोई दोष नहीं था। वो तो मीटिंग कर रहे थे बेचारे, वो तो भजन कर रहे थे, ईश्वर को याद कर रहे थे, है ना। वो तो समाज सुधार की बातें कर रहे थे, शिक्षा की बातें कर रहे थे, वो कोई आतंकवादी थोड़ी थे। ऐसी स्थिति में उनको घेर कर चारों ओर से गोलियां चलाई गई और कहते हैं कि करीब आधा घंटा तक गोलियां चली। कितने? आधे घंटे तक जो गोलियां चली, और इस गोलियों के अंदर 1500 व्यक्ति मरे। 1500 व्यक्तियों की मौत हो गई। अब आप देखिए आधा घंटे के अंदर उस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर 1500 निहत्ते और निर्दोष व्यक्तियों की मौत कर दी गई जागीरदारी गुंडों के द्वारा, सामंतों के द्वारा। तो बहुत बड़ा कांड वहां पर हुआ। अंग्रेजों ने किया था ना वो जलियांवाला कांड, तो इसको राजस्थान का, भारत का जलियांवाला कांड माना जाता है। भारत का जलियांवाला कांड माना जाता है। तो भारत का जलियांवाला कांड किसे कहते हैं? मानगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर जो हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। और इस महाविनाशक हत्याकांड के बाद गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में उसे काला पानी और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद श्रेष्ठ आचरण के कारण उन्हें सशर्त मुक्त कर दिया गया। और गुरु गोविंद जब 60 वर्ष के हो चले थे, गुजरात के पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर इन्होंने अंतिम सांस ली। 30 अक्टूबर 1931 के दिन आपका देहांत हुआ। ये जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं, ये वहीं मानगढ़ की पहाड़ी पर स्थित वहाँ पर म्यूजियम से लिए गए हैं, ये वहीं के हैं। और आप देखिए इस मानगढ़ की पहाड़ी के जब भी परीक्षा में सवाल आता है मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ का हत्याकांड, तो साथ में गुरु गोविंद जरूर आप याद रखिए। या गुरु गोविंद पूछा जाए तो मानगढ़ हत्याकांड, और मानगढ़ हत्याकांड पूछा जाए तो राजस्थान का जलियांवाला कांड, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और समय समय पर आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। चलते रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।